हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 125 यानी 125 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, हम आपसे बात कर रहे थे किसान आंदोलनों की, राजस्थान में जो चल रहे थे उसमें अगला जो किसान आंदोलन है निमूचना किसान आंदोलन, जो अलवर में हुआ था, इसका वर्णन कीजिए। यानी निमूचना किसान आंदोलन का वर्णन। अलवर में 1922 में तीसरा भूमि बंदोबस्त होने के पश्चात, यानी भूमि सुधार हुए 22 में तीसरी बार, नए तरीके से नियम कानून बनाए गए। 1923-24 में भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी गई, यानी टैक्स जो लिया जाता था कृषि पर, भूमि पर, उसकी नई दरें लागू कर दी गई थी। इस नए बंदोबस्त से पूर्व राजपूतों एवं ब्राह्मणों से अन्य जातियों की तुलना में कम भू राजस्व लिया जाता था। यानी जो नई भू राजस्व नीति लागू की गई, नई दरें, इससे पहले क्या होता था, राजपूत और ब्राह्मणों से अन्य जातियों की तुलना में भू राजस्व क्या लिया जाता था, कम लिया जाता था। परंतु नए बंदोबस्त द्वारा इन जातियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अब इनको बराबर से भू राजस्व देना पड़ रहा था। नई जो भू राजस्व नीति या बंदोबस्त नीति में राजपूत और ब्राह्मणों को समान अन्य जातियों के साथ कर दिया गया, जिसके कारण इनमें घोर असंतोष व्याप्त हो गया। ब्राह्मणों और राजपूतों में, अन्य जातियों के किसान भी इस बंदोबस्त से असंतुष्ट थे और जातियों के किसान भी इससे असंतुष्ट थे। अलवर के बानसूर तथा गाजी का थाना या थाना गाजी कह देते हैं कि राजपूत किसानों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का विरोध किया और रेजिडेंट से भी शिकायत की। इस प्रकार की शिकायत करने से अलवर के महाराजा जयदेव सिंह बहुत नाराज हुए। शिकायत करने से, उस समय अलवर के महाराजा कौन थे? जयदेव सिंह। आगे बात करते हैं निमूचना आंदोलन के सूत्रपात की। तो 14 मई 1925 को भू राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट का विरोध करने के लिए किसान अलवर की बानसूर तहसील, कौन सी तहसील? अलवर की बानसूर तहसील के निमूचना गांव में एकत्रित हुए। परंतु अलवर राज्य की सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई, यानी किसानों को दबाने का प्रयास किया। राज्य की सेना ने कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में इन किसानों को घेर लिया और घेर कर गोलियों की बौछार कर दी तथा उनके घर जला दिए गए। इस घटना में 156 व्यक्ति मारे गए। कितने मारे गए थे? 156, तथा 600 व्यक्ति घायल हुए थे। रियासत नामक समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। उस समय रियासत नाम का समाचार पत्र प्रकाशित होता था। उस समाचार में इस घटना की जो तुलना की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। गांधी जी ने इसे यंग इंडिया, जो अपने पत्रिका प्रकाशित करते थे, यंग इंडिया में इस हत्याकांड को उन्होंने दोहरी डायरशाही कहा। क्या कहा था? दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी और उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया था गांधी जी ने इसे। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 126 की। प्रजामंडलों की राजस्थान में स्थापना क्यों की गई, क्या आवश्यकता हुई? देखिए, 1938 में ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलनों को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के पश्चात विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडलों की व्यवस्थित स्थापना हुई थी। यानी प्रस्ताव पास हो गया हिरापुरा अधिवेशन में, और इस कारण जो प्रजामंडलों की व्यवस्थित स्थापना हुई। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। सामंती अत्याचारों
व शोषण का विरोध करने, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने, संपूर्ण भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संस्था गठित या संगठन स्थापित हुआ उसे प्रजामंडल कहा गया था। तो इसके जो उद्देश्य थे हमने जो भी आपको पढ़े, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, सामंतचारी अत्याचारों का शोषण का जो विरोध है वो करना था, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना था, संपूर्ण भारत में चल रहा जो आंदोलन है उसको गति प्रदान यानी उसको बढ़ाना था। इसलिए इस संगठन को स्थापित किया गया था, इसलिए इसको प्रजामंडल कहा गया। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजस्थान की रियासतों में भी प्रजामंडलों की स्थापना की गई। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन 127, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना और उद्देश्यों को बताइए। यानी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना किस प्रकार हुई और उसके क्या उद्देश्य थे। देखिए स्थापना कैसे हुई। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। कब की गई? 1927 में। इसकी स्थापना के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसा मंच मिल गया। क्या मिल गया? मंच, जहां वे अपनी बात कह सकते थे। किसके माध्यम से? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के माध्यम से। इसका प्रथम अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 को बंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। उन अध्यक्ष थे दीवान बहादुर रामचंद्र राय। प्रश्न आ जाता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दीवान बहादुर रामचंद्र राय। इसकी कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य लिए गए थे। ये सदस्य कौन कौन थे? देखो, नैनू राम शर्मा, शंकर लाल शर्मा, जयनारायण व्यास, कन्हैया लाल कलियंत्री, रामदेव पौदार, बालकिशन पौदार, त्रिलोकचंद माथुर। ये 7 सदस्य अपने राजस्थान से इसमें लिए गए थे। किसमें? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो समिति थी, सदस्य थे, उसमें शामिल किए गए थे। श्री विजय सिंह पथिक संस्था के उपाध्यक्ष चुने गए। रामनारायण चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुने गए थे। रामनारायण चौधरी क्या बनाया गया था? प्रांतीय सचिव बनाया गया था। आगे बात करेंगे अखिल भारतीय देशी लोक परिषद के उद्देश्य क्या थे। देखो, इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। दूसरा उद्देश्य था जनता को मौलिक अधिकार दिलाना। जनता के जो अधिकार हैं उनको मिले, तो ये अधिकार दिलाना था। तीसरा था राज्यों में निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालयों की स्थापना करना। चौथा उद्देश्य था राज्यों में राजनीतिक चेतना का विकास करना। 5वां उद्देश्य था राज्य की समस्याओं को उजागर करने के लिए, राज्य में जो भी समस्याएं हैं उनको उजागर करने के लिए अखिल भारतीय मंच तैयार करना, जिससे राज्य की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 128, राजस्थान में किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? समझाइए। राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे तो उसके कारण क्या थे? तो उनके प्रमुख कारणों की बात करेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण, अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने यानी राजाओं ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान देना छोड़ दिया था। अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए थे हमारे देश के जो रियासतों के राजा थे। शासकों व जागीरदारों ने स्वयं का अस्तित्व ही ब्रिटिश सत्ता पर आधारित समझ लिया था। जो शासक थे और जागीरदार थे वो बिल्कुल अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। इसलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर थी। वे जागीरदारों की निर्भरता किस पर थी? किसानों पर थी। कृषकों पर समाप्त होती चली गई। कहने का अर्थ यह है शासक जो थे वो जागीरदारों पर निर्भर थे। टैक्स देना है, जो भी आमदनी थी वो जागीरदार देते थे, और जागीरदार किन से लेते थे? किसानों से लेते थे। दूसरा है राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ ही कृषकों इन किसानों से ली जाने वाली बेगारों
बेकार का मतलब बिना काम के यानी बिना पैसे के कार्य करवाना। वह लोगों में भी अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। बेगारों व लागों में बेगारों व लागों में जो लाग बाग ली जाती थी यानी टैक्स, अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। कुछ राज्यों में तो इन लागों की संख्या 300 से अधिक कर दी गई। यानी ये लाग जो ली जाती थी जमीन पर टैक्स, ये कितनी कर दी? इनकी संख्या 300 से अधिक कर दी गई। तीसरा कारण क्या था? इस काल में अन्य व्यवसायों से विस्थापित लोगों की कृषि पर निर्भर हो जाने के कारण कृषक मजदूरों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जागीरदारों के रुख से अधिक कठोरता आ गई। यानी जागीरदार अधिक कठोर हो गए। अन्य व्यवसायों को छोड़कर जो कृषि में लोग आए थे तो उन्हें ये महसूस है कि अब तो ये टैक्स देंगे ही देंगे, इन्हें कृषि करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इनके पास और कोई कार्य नहीं है। चौथा कारण था कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट हुई व इजाफा। दोनों स्थितियां कृषकों के लिए लाभकारी नहीं थी। यानी उत्पादन में मूल्य में गिरावट होना और बढ़त होना, दोनों ही स्थितियों में किसानों को कोई लाभ नहीं था। तो ये प्रमुख कारण थे। जहां एक और कीमत में गिरावट के कारण कृषकों की बचत का मूल्य कम हो जाता था, वहीं कीमत में बढ़ने के कारण भी उसे लाभ का भाग नहीं मिल पाता था। कृषकों का जो कीमत जब गिर जाती थी तो कृषकों का मूल्य क्या हो जाता था? बचत का मूल्य कम हो जाता था और बढ़ने के कारण उसे लाभ का भाग नहीं मिलता था, क्योंकि जागीरदार लगान जींस के रूप में लेता था, उस लाभ का हिस्सा जागीरदार ले लेता था। पांचवा कारण है अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों का कृषकों के प्रति उदार व पैतृक नजरिया बदल गया। क्या बदल गया? उदार व पैतृक नजरिया बदल गया था, जिसके कारण ये किसान आंदोलन हुए थे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में बताएंगे हम आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।